अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आफरीन खान। लेके आई हूँ आपके लिए ये प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हेल्थ एक्सपर्ट टॉक, जिसमें हमारे हेल्थ एक्सपर्ट आपको देंगे कैसे आप जी सकते हैं एक सेहत याफ्ता ज़िंदगी, उसके तरीके बताएंगे और साथ ही साथ हम आपको ले चलेंगे ज़ेवर बाज़ार की तरफ, जिसमें हम आपको बताएंगे मुख्तलिफ ज़ेवरात के बारे में। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की। चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। हर दौर में अंगूठियों के नए और मुख्तलिफ डिजाइन खवातीन में मकबूल होते हैं। कभी रिवायती अंगूठियों का चलन होता है तो कभी आर्टिफिशियल अंगूठियों का। कभी किसी फंकी अंगूठी का डिजाइन खवातीन के जहन पे नक्श हो जाता है तो कभी उनका दिल किसी बेशकीमती जड़ाऊ अंगूठी पे आ जाता है। अक्सर देखता हूँ जो बच्चे हैं टाइप 1 के, चूँकि उसमें एक ही इलाज है सिर्फ वो इंसुलिन, तो अक्सर वो इंसुलिन ले लिया, फिर खेलने चले गए, मेहनत करने लगे और खाना भूल गए या खाना कम लिया तो उनको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है जी। तो हाइपोग्लाइसीमिया की अलामत भी जानना ज़रूरी है और उससे बचना भी ज़रूरी है। और उसका सिंपल सा इलाज है कि जब आपको महसूस हो कि इस तरह की तकलीफ हो रही है तो कोई भी मीठी चीज़ खा लें जी। अगर उसका इलाज वक्त रहते ना किया गया तो उससे आदमी कोमा में जा सकता है। तो नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है हेल्थ एक्सपर्ट टॉक, जिसमें आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के मुज़ीर असरात से आप कैसे बच सकते हैं और इसका इलाज आप कैसे कर सकते हैं। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे हेल्थ एक्सपर्ट, जिनका नाम है डॉक्टर कौसर उस्मान। तो चलिए इस्तकबाल करते हैं इनका। डॉक्टर साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि डायबिटीज़ की दवाइयाँ कैसी होती हैं, क्या होती हैं, किस तरह से ली जाती हैं, इस बारे में आप हमें बताइए। देखिए, डायबिटीज़ के इलाज में हम लोग कई तरह की दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि डायबिटीज़ की जो भी दवा ली जाए डॉक्टर के सलाह के मुताबिक वक्त से ली जाए और उसको पाबंदी से लिया जाए। अक्सर कुछ लोग ऐसा करते हैं कि डायबिटीज़ की दवाएं बीच में छोड़ देते हैं, जिससे उनकी शुगर बढ़ जाती है और शुगर बढ़ने से उनके जिस्म में आर्गन डैमेज शुरू हो जाता है। तो दवाओं की पाबंदी ज़रूरी है, जो मकदार बताई गई है डोज ज़रूरी है और जिस वक्त बताया गया। जैसे अक्सर कुछ दवाएं हम लोग खाने के पहले बताते हैं तो उसे खाने के पहले लेना चाहिए ताकि उसका पूरा जिस्म पे असर हो जी। तो अक्सर ये होता है कि लोग खाने के पहले के बजाय खाने के बाद ले लेते हैं, भूल जाते हैं, कर देते हैं जी। तो ये गलत है। डॉक्टर साहब, इंसुलिन का क्या किरदार होता है अहम इसमें? और लोग खौफजदा रहते हैं इंसुलिन से, अगर इंसुलिन बोल दो तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो ये आप बताइए कि क्या किरदार होता है इसका? देखिए, इंसुलिन का तो रोल एक बहुत अहम रोल है डायबिटीज़ के इलाज में। जैसे मैंने बताया आपसे कि डायबिटीज़ का इलाज 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक है ग़िज़ा, दूसरा है एक्सरसाइज, तीसरा है मेडिसिन। मेडिसिन में कुछ दवाएं जो हम लोग मुँह से देते हैं ओरली, और दूसरी होती है इंसुलिन। तो इंसुलिन भी एक तरह की दवा है, बल्कि ये मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा कुदरती दवा अगर कोई है तो वो इंसुलिन है, क्योंकि अगर आपके अंदर इंसुलिन की कमी है तो इंसुलिन हम बाहर से दे रहे हैं जी। इसमें किसी तरह से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक चीज़ तो तय है कि अगर आप अपनी शुगर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो उससे जिस्म के दूसरे हिस्सों पर डैमेज होगा। अब अगर दवाएं नहीं काम कर रही, और जो अक्सर ऐसा होता है कि डायबिटीज़ के मरीजों में 5 साल 10 साल के बाद दवाएँ काम नहीं करती हैं और हमें इंसुलिन देना पड़ता है, तो शुगर को तो हर हाल में काबू रखना है और इंसुलिन लेना चाहिए। इंसुलिन से डरने की कतई ज़रूरत नहीं है जी। और अब जो इंसुलिन आ गई हैं बहुत नए सर्विसेज से, वो बहुत अच्छी इंसुलिन आ गई हैं मार्केट में। बहुत से ऐसी इंसुलिन जिनमें सिर्फ एक बार देनी पड़ती है, और नई डिवाइसेज आ गई हैं पेन की शक्ल में, जिसमें दर्द नहीं के बराबर होता है और शुगर नॉर्मल से नीचे जाने का भी खतरा बहुत कम होता है जी। डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, डायबिटीज़ है, इससे दिल पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, जिससे बहुत ज़्यादा कहा जाता है परेशानियाँ हो जाती हैं। तो ये आप बताइए क्या ख़तरा होता है दिल पे? जी हाँ, डायबिटीज़ के मरीजों में सबसे ज़्यादा अगर किसी कॉम्प्लिकेशन से हम लोग डरते हैं या जो ख़तरा होता है तो वो दिल की बीमारी का ख़तरा होता है। और अगर किसी की शुगर काबू में नहीं है, कंट्रोल नहीं है, और ख़ास करके वो साथ में ब्लड प्रेशर भी है या और रिस्क हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या उसका वज़न ज़्यादा है या वो स्मोकर है, और या फैमिली में भी उसके ख़ानदान में भी हार्ट की बीमारी है, तो उसको हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं जी। एक ज़रा सा फ़र्क है डायबिटीज़ के मरीज़ों में कि अक्सर डायबिटीज़ के मरीज़ों में ये देखा गया है कि हार्ट अटैक वो उस तरह नहीं होता जो आमतौर पे दूसरे मरीजों में होता है। उनको होता है सीने में दर्द ही ना और अटैक पड़ जाए, सिर्फ उनको कमज़ोरी महसूस होगी या हल्का पसीना आ सकता है या चक्कर आ सकता है। इसे हम लोग साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं जी। तो किसी भी तरह की अगर कोई कमज़ोरी या इस तरह की चीज़ें महसूस हो रही हैं और ज़रा सा भी अगर आपको शुबह हो तो डॉक्टर ज़रूर रजू करना चाहिए, क्योंकि साइलेंट हार्ट अटैक बहुत ही आम है डायबिटीज़ के मरीज़ों में, और इसलिए वक्तन फ़ौक्तन डॉक्टर से मिलना और जाँच कराना दिल की ज़रूरी होता है। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है, ये सुना भी जाता है कि डायबिटीज़ से गुर्दे और आँख पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये बताइए कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? जी हाँ, ये बात सच है कि डायबिटीज़ से गुर्दों पे बहुत बुरा असर पड़ता है
और रगों पे बुरा असर पड़ता है, आँख पे बुरा असर पड़ता है। आज भी हमारे मुल्क में जो डायलिसिस होती है, यानी गुर्दा फेलियर जो होता है, जिनको डायलिसिस ज़रूरत पड़ती है, गुर्दा बदलने की ज़रूरत पड़ती है, उसमें ज़्यादातर मरीज़ डायबिटीज़ के होते हैं। और अगर डायबिटीज़ को लगातार काबू में न रखा जाए, कंट्रोल न रखा जाए, तो धीरे धीरे किडनी पे डैमेज होना शुरू हो जाता है। और ये डैमेज, इसका जो रिजल्ट जो दिखाई देता है, उसमें कोई तकलीफ नहीं होती, बल्कि ऐसा होता है कि 5 साल 7 साल बाद आपको लगता है गुर्दा फेल हो गया, ये डायलिसिस ज़रूरत पड़ गई। इसीलिए हम लोग मरीज़ों को ये समझाते हैं, बताते हैं कि आप अपनी शुगर को लगातार कंट्रोल में रखें और काबू में रखें। उसके अलावा एक जांच होती है जो गुर्दे के डैमेज को बहुत पहले पता कर देती है कि गुर्दे के डैमेज की शुरुआत हो चुकी है। और चूंकि इसमें कोई इस तरह की तकलीफ नहीं होती जब तक कि गुर्दे 75 या 80% डैमेज ना हो जाए, तो इसलिए उन जांचों को वक्तन फ़वक्तन 6 महीने 1 साल पे करा लेना चाहिए, जिसे हम कहते हैं यूरिन एग्जामिनेशन फॉर माइक्रोएल्ब्यूमिन, यानी पेशाब में प्रोटीन जाने लगती है। और पेशाब में प्रोटीन का जाना ये शुरुआत होती है गुर्दे के डैमेज की। तो इसलिए वक्तन फ़वक्तन जांच करा के देखना चाहिए कि गुर्दे डैमेज तो नहीं हो रहे हैं। दूसरा, आपने बताया कि रगों पे डैमेज होता है, तो रगों भी डैमेज, नर्व्स पे डैमेज होता है। जो नर्व्स पे डैमेज की अक्सर अलामत ये होती है कि पैर में जलन, झंझनाहट, ये सब चीज़ें होती हैं, पैर का सुन्न हो जाना। लेकिन जो इसमें सबसे ख़राब पहलू है, जो एक सीरियस पहलू है, कि अक्सर मरीज़ों के पैर सुन्न हो जाते हैं और उन्हें एहसास भी नहीं होता। उसमें कभी कील चली गई या कुछ गिर गया, या उसमें उनको ज़ख़म हो गया, उनको पता नहीं चला, और ज़ख़म अक्सर बढ़ते बढ़ते हड्डी तक पहुँच जाता है और इतना बढ़ जाता है कि पैर काटने तक की नौबत आ जाती है। आज भी हमारे मुल्क में जो एम्पुटेशन होता है, जो पैर काटे जाते हैं, एक्सीडेंट के बाद सबसे बड़ी जो वजह होती है वो डायबिटीज़ होती है। तो एक छोटा सा ज़ख़म जिससे बचा जा सकता था, सुन्नपन का इलाज करके, डायबिटीज़ को कंट्रोल करके, वो इतने बड़े सीरियस फॉर्म में सामने आती है। तो न्यूरोपैथी जिसे कहते हैं, रगों पे जो डैमेज होता है वो भी शुगर बढ़ने की वजह से होता है, उसे भी रोकना चाहिए। जहाँ तक आँखों का सवाल है, ये बात सही है कि शुगर अगर लगातार किसी की बढ़ी रहे तो आँखों की रोशनी जाने का खतरा होता है, जिसमें आँख के पर्दे डैमेज होते हैं। एक चीज़ तो ये होती है कि मोतियाबिंद वक्त से पहले हो जाता है। दूसरा ये होता है कि आँखों के जो पर्दे होते हैं, जो हमारी बीनाई के लिए सबसे ज़रूरी हैं, उनमें डैमेज की शुरुआत हो जाती है और अक्सर इसमें हेमरेज हो जाता है। हेमरेज और ब्लड आने की वजह से आँख की रोशनी, एकाएक रोशनी जा सकती है। इसलिए हम अपने मरीज़ों को बताते हैं कि आप आँख के डॉक्टर को हर साल ज़रूर एक बार चेक करा लें। और चेक कराना तो ये नहीं कि आप अपने सिर्फ मोतियाबिंद के लिए आँखों का चश्मा टेस्ट करा लें, ऐसा नहीं, बल्कि आँखों के पर्दे की जाँच कराएं। फंडोस्कोपी से पर्दा देखें कहीं उसकी नसों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इस तरह से आँख की जांच भी बेहद ज़रूरी है, ताकि उस तरह के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस से, कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ के बारे में हमारी बातचीत यूँ ही जारी रहेगी। तब तक के लिए अपने नाज़रीन को याद दिला दूं, अगर उनके भी हैं सेहत के हवाले से कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं वो हमसे या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका एक छोटे से वक्फे का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि हम डॉक्टर से बात कर रहे थे डायबिटीज़ के बारे में, तो चलिए अपने बातचीत का सिलसिला यूं ही आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, ये आप हमें बताइए। डायबिटीज़ के मरीजों में जो हम दवाएं देते हैं वो शुगर नॉर्मल करने के लिए देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है किसी वजह से शुगर नॉर्मल से नीचे चली जाती है, उससे कम हो जाती है, उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, और ये खतरा होता है। तो मरीजों को इस बारे में ज़रूर जानना चाहिए कि कुछ अलामतें ऐसी होती हैं जो हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ इशारा करती हैं, जैसे चक्कर आना, आंखों से धुंधला दिखना, पसीना आ जाना, धड़कन बढ़ जाना, बहुत शदीद कमज़ोरी महसूस होना या बहुत तेज़ भूख लगना। और अगर इसको वक्त से इलाज न किया गया तो अक्सर मरीज़ बेहोश भी हो जाते हैं या कोमा में चले जाते हैं। तो हाइपोग्लाइसीमिया एक रिस्क है, एक ख़तरा है, लेकिन इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप वक्त से खाना खाएं, वक्त से दवा लें। अक्सर मरीज ऐसा करते हैं, दवा ले लिया और खाना नहीं खाया, या खाने की बहुत कम मकदार ली, या किसी वजह से बीमारी है तो खाना छोड़ दिया और किसी और बीमारी में और दवा ले लिया। तो ऐसी हालत में हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क बढ़ जाता है। ख़ास तौर पे हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में कॉशियस रहना और होशियार रहना ज़रूरी है वो मरीज़ जो इंसुलिन ले रहे हैं, क्योंकि इंसुलिन अगर लेने के बाद से किसी ने खाना नहीं खाया, या अक्सर देखता हूँ जो बच्चे हैं टाइप 1 के, चूँकि उसमें एक ही इलाज है सिर्फ वो इंसुलिन, तो अक्सर वो इंसुलिन ले लिया फिर खेलने चले गए, मेहनत करने लगे और खाना भूल गए या खाना कम लिया, तो उनको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया की अलामत भी जानना ज़रूरी है और उससे बचना भी ज़रूरी है। और उसका सिंपल सा इलाज है कि जब आपको महसूस हो कि इस तरह की तकलीफ हो रही है तो कोई भी मीठी चीज़ खा लें। अगर उसका इलाज वक्त रहते ना किया गया तो उससे आदमी कोमा में भी जा सकता है।
डॉक्टर साहब, जैसे कि मैं आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि मेरे एक रिलेटिव हैं, उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने शुगर बिल्कुल कंजम्पशन का बंद कर दिया, तो उनकी शुगर लो हो गई। तो ये क्या हाइपोग्लाइसीमिया ही है या ये कोई और प्रॉब्लम है? हाइपोग्लाइसीमिया आमतौर पे तो नहीं होता। हाइपोग्लाइसीमिया की जो आम वजह है वो यही है कि जब डायबिटीज़ की दवाएं दी जाती हैं जी, तो ज़रूरत से ज़्यादा कभी शुगर कम हो जाती है, उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। और आम जो नॉन डायबिटिक लोग हैं उनमें हाइपोग्लाइसीमिया इतना कॉमन नहीं होता है। डॉक्टर साहब, अब आप हमें ये बताइए कि जो प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ के नुकसान होते हैं वो क्या होते हैं, माँ पे, बच्चे पे किस तरह के नुकसान हो सकते हैं, इस बारे में आप हमें बताइए। देखिए, अक्सर ये देखा गया है कि कुछ औरतों को प्रेगनेंसी के दौरान पहली बार शुगर बढ़ी हुई पता चलती है जी, और उस डायबिटीज़ को हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी प्रेगनेंसी जब 6 महीने के 24 हफ्ते या 28 हफ्ते के आसपास ये पता चलती है कि शुगर बढ़ी हुई है। उसको भी काबू में करना ज़रूरी है, कंट्रोल करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर उसे कंट्रोल नहीं किया गया तो माँ की सेहत पर बुरा असर पड़ता है और जो बच्चा होने वाला है उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है जी। तो शुगर अगर कंट्रोल नहीं है तो सबसे बड़ी चीज़ होती है वही होती है कि बच्चे का साइज़ बड़ा हो जाता है, जी। माइक्रोसोमिया कहते हैं, और ज़्यादा बड़ा बच्चा होता है और उसके वज़न बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें सिजेरियन की ज़रूरत पड़ती है जो अपने आप में खतरा है, हो सकता है जी। और जिन बच्चों की पैदाइश के वक्त वज़न ज़्यादा है उनको फ्यूचर में डायबिटीज़ होने का खतरा होता है, यानी उस बच्चे को भी मुस्तकबिल में खतरा हो सकता है। तो अगर माँ के में प्रेगनेंसी के दौरान अगर हम शुगर कंट्रोल करते हैं तो हमें एक जनरेशन नहीं बल्कि 2 जनरेशन को फ़ायदा पहुँचाते हैं। जी, बिल्कुल। दूसरी चीज़ हो सकती है कि माँ को भी और बुरे असरात हो सकते हैं क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, सीजेरियन सेक्शन की ज़रूरत पड़ जाती है, ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, बच्चे का वज़न ज़्यादा होता है, बच्चे को जॉन्डिस होने का खतरा हो जाता है, बच्चे की डिलीवरी प्री मैच्योर भी हो सकती है और इवन एबार्शन तक हो जाते हैं। इस तरह के खतरात हो सकते हैं जी। जहाँ तक जेस्टेशनल डायबिटीज़ में उस दौरान शुगर के कंट्रोल की बात है, ग़ज़ा में परहेज़ वैसा ही होता है जैसे आमतौर पर होता है। जहाँ तक मुमकिन हो अपने आप को एक्टिव रखें। जाहिर सी बात है कि जो माहिर निस्वा हैं गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह से जितनी एक्सरसाइज कर सकते हैं करें। दवाओं का जहाँ तक सवाल है तो इस दौरान सिर्फ हम लोग इंसुलिन देते हैं क्योंकि अभी तक जो साबित शुदा इलाज है वो सिर्फ इंसुलिन है जी। तो अक्सर मैं देखता हूँ औरतें उस दौरान डरती हैं कि अरे इंसुलिन लगाना पड़ गया, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं लगाई, लेकिन उस दौरान इंसुलिन लगा करके शुगर को पूरी तरीके से कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। और मैं यहाँ बता दूँ कि डिलीवरी के बाद वो इंसुलिन हम लोग बंद कर देते हैं, उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। लेकिन जिनको भी प्रेगनेंसी के दौरान शुगर पता चली है या शुगर बढ़ी हुई है, डिलीवरी के बाद वो शुगर कम हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इन औरतों को मुस्तकबिल में डायबिटीज़ होने का खतरा ज़्यादा होता है। अच्छा। और तकरीबन 30 से 40% औरतों को बाद में डायबिटीज़ हो जाती है। कहने का मकसद ये है कि अगर किसी को जेस्टेशनल डायबिटीज़ हुई है यानी हमल के दौरान अगर शुगर बढ़ी पता चली है तो वो अपने लाइफ स्टाइल को डिलीवरी के बाद अपनी तर्ज ज़िंदगी को इस तरह बदलें कि शुगर बीमारी से बचें। जी, उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आगे चल के उनको वजन न बढ़ने दें, अपने आप को एक्टिव रखें ताकि परमानेंट डायबिटीज़ की बीमारी ना हो। जी, आपने बहुत ही ज़रूरी जानकारियाँ दी हमारी ख़वातीन को और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी ख़वातीन ये सारी बातें अपने जहन में रखेंगी और अपना ख्याल रखेंगी। आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने हमारी ख़वातीन को इतनी सारी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके भी हैं सेहत के हवाले से कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमसे या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका एक छोटे से वक्फे का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सेहत। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है ज़ेवर बाज़ार, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं मुख्तलिफ ज़ेवरात के बारे में कि कैसे आप अपने ज्वेलरी बॉक्स को अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए क्या है इस सेगमेंट में ख़ास देखते हैं। हम बात करने वाले हैं अंगूठियों के बारे में। अंगूठियाँ सिर्फ हमारी उंगली की खूबसूरती में ही इजाफा नहीं करती बल्कि हमारी शख्सियत में भी इजाफा करती हैं। आज हम जानेंगे मुख्तलिफ तरह की अंगूठियों के बारे में। अंगूठियाँ सिर्फ ख़वातीन तक महदूद नहीं रहती बल्कि मर्द हजरात भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अंगूठियाँ ख़वातीन की सबसे बड़ी कमजोरी होती हैं। ये खुद में एक हल्का फुल्का फैशन होती हैं जिसके इस्तेमाल के लिए किसी खास मौके की ज़रूरत नहीं होती। ये अंगूठियाँ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लेकर हर तकरीब तक हमारे फैशन का हिस्सा बनी रहती हैं और साथ ही साथ हमारी शख्सियत को भी उभारती हैं। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे ऐसी ही कुछ खूबसूरत अंगूठियों से।
हर दौर में अंगूठियों के नए और मुख्तलिफ डिजाइन खवातीन में मकबूल होते हैं। कभी रिवायती अंगूठियों का चलन होता है तो कभी आर्टिफिशियल अंगूठियों का। कभी किसी फंकी अंगूठी का डिजाइन खवातीन के जहन पे नक्श हो जाता है तो कभी उनका दिल किसी बेशकीमती जड़ाऊ अंगूठी पे आ जाता है। सबसे पहले अगर बात करें रिवायती अंगूठियों की तो उसकी बेशतर किस्में बाजार में मौजूद हैं। असली नगीने से तैयार अंगूठी, जड़ाऊ और कुंदन की अंगूठियां खवातीन की खास पसंद में शामिल हैं। कुंदन और मीनाकारी की अंगूठियों की अपनी एक खास पहचान है। गुज़िश्ता दौर से आज तक ये अंगूठियां खवातीन की खूबसूरती में इजाफा कर रही हैं। अपने अंदर हजारों नफासत समेटे खूबसूरत कारीगरी वाली ये रवायती अंगूठियां हर तकरीब में आपकी शख्सियत को पुरवकार बनाती हैं। इसी फेहरिस्त में एक नग अंगूठियां भी हैं जो बेहद दिलकश लगती हैं। इनमें आप रूबी, नीलम, पन्ना, हीरा या दूसरी बेशकीमती नगीने जड़वा सकती हैं। और सबसे अहम बात कि आप इन्हें रोजमर्रा में पहने जाने वाले जेवरात में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा मोती जड़ी अंगूठियां भी पुरकशिश लगती हैं। आर्टिफिशियल अंगूठियां भी खवातीन को बेहद मुतासिर करती हैं। मुख्तलिफ किस्म की डिजाइन्स और कलरफुल स्टोन से बनी ये आर्टिफिशियल अंगूठियां खवातीन के हर लिबास से बआसानी मैच हो जाती हैं। इसमें डिजाइन और वेरिएशन की भी कोई कमी नहीं। हल्की फुल्की नाजुक अंगूठियों से लेकर हेवी आर्टिफिशियल अंगूठियों की बेशतर किस्में आपको दस्तयाब हो जाएंगी। मौजूदा वक्त में फंकी अंगूठियों का भी चलन काफी बढ़ गया है। खासकर नौजवान लड़कियां जो ज्यादा हेवी जेवरात पहनना पसंद नहीं करती, वो ऐसी फंकी अंगूठियों को खूब तरजीह देती हैं। इसमें मेटल वायर से बनी अंगूठियां, ब्रास की अंगूठियां, क्रिस्टल और बीट्स की अंगूठियां, फैब्रिक की अंगूठियों जैसी सैकड़ों किस्म आपको मिल जाएंगी। फंकी अंगूठियों की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये मगरिबी यानी वेस्टर्न लिबास के साथ खूब जचती हैं। अंगूठियों का इंतखाब करते वक्त उंगलियों की बनावट भी बेहद मायने रखती है। अगर उंगलियों की बनावट के मुताबिक अंगूठियां पहनी जाएं, तो हाथों की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। नाजुक उंगलियों पर बहुत बड़ी अंगूठियां जेब नहीं देती। इनमें नाजुक अंगूठियां अच्छी लगती हैं। इसी तरह मोटी उंगलियों पे बड़ी अंगूठियां दिलकश लगती हैं। दरमियानी उंगलियों में हर तरह की अंगूठी खूबसूरत लगती है। इसलिए अगर आप अपने लिए अंगूठी मुंतखब करते वक्त अपनी उंगलियों की बनावट का ख्याल रखें, तो यकीनन आपके हाथों की दिलकशी में चार चांद लग जाएंगे। तो खवातीन, अगर आपने रिवायती अंगूठियां आजमा ली हो तो इस बार आप दीगर मुख्तलिफ किस्म की अंगूठियों से अपने हाथों को जरूर सजाएं। तो नाज़रीन, देखा आपने कितनी मुख्तलिफ किस्में होती हैं अंगूठियों की, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सारी किस्मों की अंगूठियां ज़रूर अपनाएंगे। तो नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस सेगमेंट से आपको पता चला होगा कि आप किस तरह की ज्वेलरी पहन सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।